नॉन एक्सप्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगला समझाने जा रहा है, ऐसे सुन रहा है, हाँ हाँ बता, आगे बता मतलब आपको लगा यार बात का असर ही नहीं हो रहा है यार मतलब रिस्पॉन्सिव सा होता है ना, लिसनर को बताने जाओगे, अच्छा ओह ग्रेट, वो ऐसे बोलेगा मतलब, और ये हाँ ठीक हो गया, रख जाए यहाँ पे लाइक दैट। तो ये मतलब आपको इतना वो होने की जरूरत नहीं है। इवन बच्चे भी अगर करते हैं, बच्चे भी ऐसे ही होंगे कि वो ऐसा लगेगा जैसे इनको असर ही नहीं हो रहा है बड़ा होने के बाद। तो अब ये था एक पॉइंट की कॉमन बिहेवियर थे ये। क्लासरूम के अंदर इन बच्चों को आप कैसे मतलब टैकल कर सकते हैं, या क्लासरूम कंडीशंस में आप इनको कैसे मदद कर सकते हो। देखिए दे आर बॉर्न लीडर्स, इनको आप किसी लिसनर के अंडर में अगर रख दोगे तो ये लिसनर भी पिटेगा, शिकायतें भी आएंगी, और ये अगले नहीं करेंगे, तेरे अंडर में काम नहीं अपन से होता। इवन बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे ही होता है, दे आर बॉर्न बॉस, तो आपको बॉस वाली पोजीशन, इसीलिए थोड़ी परसेंटेज है ना, 5-7% ही होते हैं क्लासरूम में, क्लास में 5-4 ही होंगे बस, ये पूरी क्लास में ज़्यादा नहीं होते ये। तो वो बॉर्न लीडर्स हैं। बेसिकली क्या है कि उनको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि उन सारे को रिकॉग्नाइज करके कि ये सारे एफिशिएंट हैं, आप उनकी एक अलग मीटिंग बुला सकते हो, आप उनको अलग से बता सकते हो कि बारी बारी से हम तुम्हें मॉनिटर या बनाएंगे एक हफ्ता वाइज, और तुम्हें तब वो कर सकते हैं कि तेरी बारी आएगी तब ये नहीं मानेंगे, अदरवाइज तो इस बारी तू मान ले, तब वो समझ सकते हैं। अदरवाइज अकेले में ऐसे बना दोगे तो नहीं होगा। इवन पॉलिटिकल सिनेरियो में या सोशल सिनेरियो में आप देखोगे तो इनको अपनी ही चलानी होती है। अब सोसाइटी में पॉलिटिकल लोग इनका कैसे फायदा उठाते हैं, जैसे किसी यूनियन में यूनियन बना दी, वहां पे लीडर बन गया लिसनर, एफिशिएंट जो है उसका अंदर ही अंदर जी कर रहा है लीडर बनने का, तो उसको पॉलिटिक्स से ऊपर से जो नेता लोग हैं वो उसको नीचे नीचे हवा दे देंगे, यार तू तो गजब का नेता है यार, तू अलग अपनी पार्टी बना ले, तू अलग अपनी यूनियन बना ले, तू अलग अपना संगठन बना ले, समझ रहे हैं। तो वो हर कौम के अंदर, हर गांव के अंदर इस तरह से उन लीडर्स को अलग अलग लीडर्स के चंक तैयार कर देते हैं वो, और इस तरह से लोग बट जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली बड़े आसानी से, क्योंकि उसको भी अपनी चौधर करनी है, उसको भी करनी है, उसको भी करनी है, और उसको भी करनी है। अगर हम पब्लिक सिनेरियो में अगर हम सबके भले के लिए बैठ के अगर इनसे बात करेंगे तो ये बहुत लॉजिकली समझ लेते हैं। इनको हम अलग अलग पॉइंट पे उस लेवल पे मतलब चौधर दे सकते हैं जहां उनको लीड करना पड़े, और इनके अंदर का कन्फ्लिक्ट जो है उसको बचाया जा सकता है। घरों में एफिशिएंट और एफिशिएंट का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। इवन अगर सिबलिंग के साथ अगर दोनों एफिशिएंट बच्चे हो जाएं तो मतलब कोशिश करें कि एक जाए तो दूसरा आए, क्लासेस अपनी उनकी इस तरह से हो कि शाम को थोड़े से थोड़ा वक्त मिले उनको, और मिले भी तो बड़ा इंटेलिजेंटली उनको काम सौंप दो। घर में भी एक बार उसको लीडरशिप दे दो, एक बार उसको दे दो, दोनों को मिल जाए, हो जाए, आसानी से मैनेज हो जाता। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ये उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मेरे पास एक बार ऐसे ही हुआ था, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो, मंत्री से को ही डायरेक्ट वो करते हैं रिप्रेजेंट। मेरे पास आए अपने बेटे के साथ में कि मुझे अपने बेटे का टेस्ट करना है, तो उन्होंने कहा मेरा भी एनालिसिस कर दो। मैंने किया तो मैंने कहा मुझे भाभी जी का और दूसरे बेटे का भी करना है, तो कहने लगे कि ठीक है हम अगली बार आएंगे। चारों के चारों एफिशिएंट पर्सनालिटी। मैं मतलब खड़ा होकर मैंने सल्यूट किया, मैं कहा भाई साहब आपकी परवरिश को सलाम है कि बेटे एक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और दूसरा फर्स्ट ईयर में है, एंड आप एक ही घर में रह रहे हो, इसलिए सल्यूट टू यू। मतलब इट्स अ फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए चारों का रहना कोई बड़ी बात नहीं है, चार एफिशिएंट का इकट्ठा रहना, लेकिन पता हुए बिना रहना। अगर आपको पता लग जाए कि इस टाइप की पर्सनालिटी है और ये दिक्कत है और ये आएंगी,
फिर आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको मालूम है सामने वाले का जवाब क्या आएगा, पहले ही पता लग जाएगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है, देन यू आर लिविंग इन अ रूम या इन अ हाउस, तो इट्स ए मतलब मिरेकल। मैंने कहा सल्यूट है आपकी परवरिश को। तो बोला यार बलारा साहब बात ये है कि आपसे तो कुछ छुपाना नहीं, तो बताता हूँ मैं कहा बताओ। तो हम 4 लोग हैं घर में, अच्छा, चारों में से कोई सा एक बाकी की तीनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, शक्ल भी नहीं देखना चाहता, हम मजबूरी में रह रहे हैं। आप सोचो उस घर के क्या हालात होंगे कि जब किसी भी बंदे को घर में घुसते ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही होंगी उनके घर के, मतलब वो अपनी जिंदगी को आ चुके हैं। हस्बैंड वाइफ को अगर ये मालूम पड़ जाए कि हम दोनों एफिशिएंट हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है और हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो भी एफिशिएंट ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जेनेटिक होता है, इट्स नॉट लाइक तो आप उसको समझ सकते हैं बड़े सारे, क्योंकि बचपन से वो चाहता। एफिशिएंट की प्रॉब्लम क्या है? पानी लेके आना, सुनाई नहीं दिया तेरे को, पानी लेके आ फटाफट, फटाफट चाहिए उनको, मतलब जैसे ही अभी मांगा तो अभी चाहिए, जैसे बोला वैसे ही चाहिए, उसी तरीके से चाहिए, उसी ऑर्डर में चाहिए। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द अदर एफिशिएंट टू अकोमोडेट कि तू बड़ा चौधरी बनना मेरे ऊपर, तूने लाके दिया कभी मेरे को मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूं लाइक दैट। सो कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएंगे, लड़ाई भी बजेगी, मार पिटाई भी हो जाएगी, कुछ भी लेवल पे जा सकते हैं हम लोग। बहस भी लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी, क्योंकि एक बार किसी के लिए जैसे थॉट एक बार फिक्स हो गए। लिसनर छोड़ सकता है, वो भूल जाएगा, वो अभी थप्पड़ मारा था भूल जाएगा, अगली मोमेंट अगले आधे घंटे में भूल जाएगा किसने मारा था घर में से, तो सब उसके लिए मस्त एकदम। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफिशिएंट पर्सनालिटी। नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो जी इसकी काम दूंगा आपको, होमवर्क दूंगा, ऐसे नहीं पीछे छोड़ने वाला चलिए, आइडलिस्ट। 2 पर्सनालिटीज हम कर चुके हैं और 2 पर्सनालिटीज से जुड़े हुए लोग आपके आसपास आपको दिखने शुरू हो गए होंगे, कौन कौन है। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं आपके सर्कल में ठीक है, हाँ वो 2 ड्यूल पर्सनालिटी हो सकती है, एक पर्सनालिटी वो दूसरी वो उसकी, ऐसा। आइडलिस्ट पर्सनालिटी जो होते हैं ये इनकी, एक तो इनकी पॉपुलेशन भी उतनी ही है, 6 से 8 या 10% के करीब ही, जितनी एफिशिएंट की है। लेकिन ये लोग थोड़े से रैशनल चलते हैं, मतलब ये इस तरह से चलते हैं कि मेरा भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी ना हो। जो पहले वाला है लिसनर, वो दूसरे के फायदे के लिए करता है, अपना सारा उम्र नुकसान ही करता रहता है। जो दूसरे वाला है वो अपना करता है, दूसरे की स्थिति चाहे जितनी मर्जी होती रहे। ये वाला ऐसा है जो सबका करता है, जो अपना भी करता है, अपने को नहीं इग्नोर करता, ये ना दूसरे को करता, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ा सा इस तरीके से चलता है। इनको हम बेसिकली मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। इनको हर चीज परफेक्शन में चाहिए। इनका अगर आप मतलब कैसे कर दिया, तेरे को प्रेस भी करनी नहीं आती तेरे को ये नहीं करना आता, तेरे को वो नहीं करना आता। इनको हर किसी के अंदर कमी नजर आती है बेसिकली ना, हर किसी के अंदर। आप इनको खाना बनाओगे तो मतलब पूरी गोल नहीं है तो रोटी ठीक से नहीं बनानी आती, सफाई नहीं है प्लेट की तो दिक्कत है, सब्जी में नमक थोड़ा अप या डाउन हो गया तो दिक्कत है, कपड़े प्रेस करते हुए सिलवटें नहीं उतरी तो दिक्कत है, टाइम पे नहीं हुआ तो दिक्कत है, माली काम करने आ जाए तो उसी से फावड़ा लेके शुरू हो जाएगा, तेरे को नहीं आता करना, ला मैं सिखाता हूँ तेरे को कैसे करते हैं। मतलब इवन अगर आप में से जो आइडलिस्ट होगा वो क्या करता है कि बच्चे की कॉपी सामने आती है, आती सबसे पहले गोला लगाता है, उसकी नजर सबसे पहले जाती ही कमी पर है। बेसिकली इसको हम ऐसे कहते हैं क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं ये लोग। इनके सामने कोई बंदा पहली बार आ जाए ऐसे ऐसे सो फिरते हैं ऐसे ऐसे बहुत आते हैं, क्या है सबसे पहले कमी दिखती है इनको, सबसे पहले। मान लीजिए इसीलिए इनके लिए है वो बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लासरूम में टीचर घुसा, ये घुसते या तो रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट कर दिया तो फिर सारी उम्र रिजेक्टेड। ये इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं कि तेज बोलता है,
इसलिए भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि स्लो बोलता है, इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं कि ठीक से कंघी नहीं करनी आती, इसलिए भी कर सकते हैं कि जूते पॉलिश नहीं है, इसलिए भी कर सकता है कि कोट का तो बटन टूटा हुआ है, इसलिए भी कर सकते हैं कि मोटा पिटला, इसलिए भी कर सकते हैं कि कालिया गंजा, एनीथिंग। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। कॉलेज में ऐसे बच्चे हो, यार मोटो की क्लास नहीं लगानी, चल चलते हैं, यार गंजे की क्लास नहीं लगानी, चलते हैं, लगानी ही नहीं अगलों को। दे डोंट लाइक दैट टीचर। आइडियलिस्ट पर्सनालिटी अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो समझ लीजिए उसको वो टीचर पसंद नहीं है, सिंपल फंडा है। एफिशिएंट कमजोर है तो अगले ने करना ही नहीं है, लिसनर कमजोर है तो उससे करवाया नहीं जा रहा। क्लियर हो रहा है एक एक बंदे का कि कौन सा बच्चा क्यों वहां पर पीछे हो रहा है, आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। इस बंदे के दिमाग में या तो क्रिटिकल एनालिसिस चलेगा या नंबर गेम चलेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, बाइक पे बैठते ही सबसे पहले देखते हैं मीटर में रीडिंग कितनी है, तेल कितना है, कितने किलोमीटर जाना है, कितने टाइम लगेगा, इस टाइम ट्रैफिक होएगा कि नहीं होएगा, एग्जैक्ट इतने बजे पहुंच जाऊंगा। लिसनर पर्सनालिटी किसी को टाइम देगा, बस 5 मिनट में पहुंच लिया, चाहे पहुंचे आधे घंटे में, ठीक है। ये वाला बंदा किसी को टाइम देगा तो ऐसे देगा 17 मिनट में पहुंच रहा हूं, 17 ही मिनट में पहुंचता है। एग्जैक्टिंग होते हैं, इनकी कैलकुलेशन बहुत एग्जैक्ट होती है। बेसिकली इनको पता होता है मेरी गाड़ी कितने पर रिजर्व लगने वाली है, मेरी गाड़ी में कितने का तेल बचा हुआ है, मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर और चल सकती है, मेरे घर में अभी कितना राशन बचा हुआ होगा, अभी कितना और लेकर आना है। कैलकुलेशन 24 आवर चलती है हर चीज की, कितना कितना कितना, हाउ मच इज द मेन क्वेश्चन जो इनके दिमाग में हमेशा घूमता है। ये बेसिकली इतने इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं कि अपने लिखे हुए में भी कमी निकाल सकते हैं। खुद लिख दिया, अगर दोबारा पढ़ लिया तो आगे नहीं भेज सकते उसको, वही कांटा मार के दोबारा लिखेंगे। दूसरी बार भी पढ़ लिया तो भी यही करेंगे। इनको हर बार अपने लिखे हुए में कमी निकल, हर बार माने हर बार। तो ये फिर ये या तो इनके काम अधूरे पड़े होते हैं। इस बच्चे ने सोच लिया कि मैंने मॉडल बनाना है, उसके ऊपर वो लोहे के वो लगाने हैं सोल्जर से टाइप के, मान लो बाय चांस उसने डिसाइड करा लेंगा, साइकिल लेके ढूंढने निकल गया या पापा के साथ ढूंढ, वो चाहिए वही वाले चाहिए, वही वाले वो नहीं मिल रहे, दूसरी पे तीसरी पे चौथी पे नहीं मिले, प्रोजेक्ट ही अधूरा रह जाएगा। वही वाले लगा परफेक्ट, वो जो इमेजिनेशन थी वो वही करेगा बंदा। ये इतने चूजी होते हैं कि आप देखोगे इनका कोई दोस्त ही नहीं होता। बात सबसे करेंगे बहुत अच्छे से, फ्रेंडली भी होंगे, घर भी बुला लेंगे, घर भी चले जाएंगे, पर अपनी जिंदगी शेयर नहीं करेंगे कभी भी, अब अंदर की बात नहीं बताएंगे। सबसे पहले सोचते हैं अगर इसके साथ लड़ाई बच गई तो ये किस किस को बताएगा। सबसे पहले दिमाग में आता है। लिसनर बेचारा अपनी सब गा देता है, इसके सामने भी गा दी, इसके सामने भी, इसके सामने भी, और तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर मेरे को कहते हैं एफिशिएंट, अगला अपनी मर्जी से जहां चलती है वहीं चलाएगा। ये बहुत कैलकुलेटिव होता है। 6 महीने बाद की सोचता है हमेशा कि 6 महीने बाद लड़ाई बजेगी तो क्या होगा। अगर इसके साथ दोस्ती में 6 महीने निकाल दिए किसी ने, फिर तो पक्का दोस्त जिंदगी भर के नाम का। अदरवाइज इनका दोस्त 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। ऐसे दोस्त जो आपके बच्चे होंगे, क्या मम्मी वो झूठ बोलती है, वो झूठ बोलता है, वो ये करता है, उसको ये नहीं करना आता, उसको वो नहीं, कुछ ना कुछ कमी दिखती रहेगी इनको सामने वाले में। जैसे ही कमी दिखेगी रिजेक्शन, फिर कमी दिखी रिजेक्शन, फिर कमी दिखी रिजेक्शन। इन बच्चों के गुरु बनने के लिए भी आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। फिगर भी बढ़िया होनी चाहिए, बाल भी एकदम मस्त होने चाहिए, आवाज भी एकदम मस्त होनी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। किताब में से देख के पढ़ाओगे तो रिजेक्टेड पीस हो। अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया और आपको नहीं आया तो रिजेक्टेड पीस हो, फिर आपकी वैल्यू खत्म, जीरो। आपका सब्जेक्ट लो लेवल, चाहे कोई सा भी हो, जो भी आइडियलिस्ट होगा आपकी क्लास में। सो यू नीड टू बी परफेक्ट फॉर देम। उनमें कोई कमी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग अगले की। हमारी कमी है ना कि हम नहीं समझ पा रहे उनके उस माइंडसेट को। उसने कमी ढूंढनी है, वो जान के ऐसा सवाल पूछेगा कि आप अटको,
वो ऐसे टेस्ट करने के लिए पूछेगा आपको, बाकी का नहीं कोई भी पूछेगा। आइडियलिस्ट आपको टेस्टिंग के लिए ऐसे सवालात पूछेगा और आपको लगेगा कि ये मतलब बहुत सवाल पूछता है। एक दूसरे सर ने करा दिया या किसी ने करा दिया, आके अपनी मैडम से पूछा इसको आता है कि नहीं आता, देखता हूं। ये बड़ी वो बनती है और मैडम को नहीं आया करते। देन इसका मतलब आप कैसे ब्लेम करोगे कि वो बच्चा नहीं पढ़ता? क्योंकि वो आप में जो देख रहा है, जो ढूंढ रहा है, वो आप में नहीं है, आपके सिस्टम में वो नहीं है, तो आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, ताउम्र नहीं कर पाओगे। सेम माँ बाप के साथ है, माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज माँ बाप उनके लिए परफेक्ट नहीं है। उनको परफेक्शन, वो ढूंढ रहे हैं, परफेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या करें? जहां परफेक्शन दिख गया उस टीचर को सारी उम्र ये कहेंगे एक टीचर था हमारा, वो बहुत गजब टीचर था, उसी को गाते रहेंगे सारी उम्र, उसी के बारे में जिक्र करते रहेंगे। और क्योंकि आइडलिस्ट गा रहा है या एफिशिएंट गा रहा है, तो लिसनर पीछे पीछे उसकी गाने लग जाएंगे वो भी फिर उसी बात को अपनी टैगलाइन बना लेंगे। डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो होते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट बताओगे, कोई भी नई बात बताओगे, इनको समझ में नहीं आता है। ये सबसे पहले उसमें कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं और फिर जब सारी जगह पे उस मतलब सेटिस्फाई हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, तब उसके लिए हाँ करते हैं। ये इनकी खासियत होती है। दूसरा अपने ही लॉजिक लगाएंगे, अपनी ही कैलकुलेशन लगाएंगे, कम से कम 6 महीने बाद का प्लान करेंगे। लेकिन अगर रूल में नहीं है तो फिर मन में सोच के रह जाएंगे, फिर काम करने का मन ही नहीं करेगा। मैथमेटिकल माइंडेड होते हैं, नंबर गेम सबसे अच्छा लगता है। सड़क पे चलते हुए बराबर वाली गाड़ी निकलेगी तो उसके नंबरों का भी टोटल कर देंगे फटाफट, इसका जोड़ इतना हो गया, इतना 7 आ गया, लक्की नंबर ये हो गया, मेरी उसके फोन नंबर भी सारे लगभग एक जैसे मिलेंगे। मान लो किसी को एक नंबर पसंद है तो 001 सब में मिलेगा, या 007 या ऐसा कुछ। नंबरों की बात करना ही उनको अच्छा लगेगा। फोन नंबर, ये नंबर याद होते हैं बहुत जल्दी, फोन नंबर भी याद होता है। लाइक मतलब इनका कैलकुलेटिव माइंड होता है बेसिकली। रिस्क इतना नहीं लेते होते, लेकिन डिटेल में पूछेंगे सारी बात। मतलब बंदा आएगा, उनको कहेगा जी इंश्योरेंस प्लान बेचना है, मान लो फॉर एग्जांपल, लिसनर को बेचना है, अगर उसको उसके घर वालों के लिए इमोशनल कर दो, उसी टाइम बेच दे, खरीद लेगा। और एफिशिएंट ने सोच रखा है खरीदना है तो कोई आ जाए तो खरीद लेगा, नहीं तो उसको नहीं आप मना सकते। आइडियलिस्ट आपसे सवाल पूछेगा बहुत सारी डिटेल में, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछेगा। अगर आपने कन्विंस कर दिया तो आप बेच दोगे, अदरवाइज नहीं। मेहनती, ऑर्डरली, एग्जैक्टिंग, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। परसिस्टेंट, सीरियस, कन्वेंशनल भी एक तरीका है। मतलब ये देखते हैं कि बेसिकली इनकी टेंडेंसी ये होती है कि जैसे संस्कार, वेद, पुराण, मतलब जिन चीज़ों को कन्वेंशनल तरीके से ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जिंदगी होए, जैसे चल रही है ना, कि भाई हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए काइंड ऑफ। और फिर इनको क्योंकि ये परफेक्शन सीकिंग होते हैं तो लिसनर जो है इनको फॉलो भी अच्छे खासे करते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। अब मान लो एक बंदे ने बोला मैं 4:17 पे पहुंच जाऊंगा, वो 4:17 पे पहुंच जाए। अब लिसनर के लिए तो वो एक बहुत ही नई बात होगी, क्योंकि तो 4:17 पे चालू होता है घर से, तो उसको लगेगा यार ये तो बड़ा कमाल का दिमाग है इसका, तो 17 पे बोला 17 पे आ गया, तो वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है, ओवर मोरलिस्ट तो होते ही है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बांटने वाले, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तेरे ये नहीं वो नहीं, एंड ये जो बातें होती हैं इनडायरेक्ट भी होते हैं। मतलब बात जैसे करेंगे ना तो इनडायरेक्टली वो बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा था बड़ी बदतमीज़ क्लास है ये, मैंने किसी को नहीं बोला, सबको बोल दिया मतलब आप वैसे कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं, मतलब कहना तो सामने वाले को चाह रहा है कुछ लोगों का नाम लेके, मतलब वो सीधा सीधा बात नहीं करेंगे, ताने मार के बात करेंगे। जैसे आपके ना
सीधा वो कमेंट मारेंगे उस हिसाब से जब वो बड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट बहुत अवॉइड करते हैं बातचीत को। जिस तरह से लिसनर्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एफिशिएंट बहुत लिमिटेड करते हैं, ये बीच की करते हैं, ज़रूरत है जहाँ बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे आइडियलिस्ट पर्सनालिटी की क्या खासियत है कि वो बहुत बढ़िया मैनिपुलेटर होते हैं। वो वही बात अपने दोस्त को किसी और तरीके से बताएंगे, मम्मी को किसी और एंगल से बताएंगे, पापा को किसी और एंगल से बताएंगे, और याद भी रखते हैं किसको क्या बताया था। याददाश्त बहुत तेज होती है इनकी। बेसिकली ये जो दो पर्सनालिटीज हैं ना, आइडियलिस्ट और एफिशिएंट, ये दोनों ही लीड करने के लिए बनी है। वो डिसीजन मेकिंग के लिए और ये कैलकुलेट एनालिसिस करने के लिए। यानी अगर प्लानिंग के अंदर आइडियलिस्ट का रोल हो और उसको टारगेट तक पहुंचाने का काम एफिशिएंट का हो और काम करवाने के लिए लिसनर्स को ले लें, तो काम एकदम मस्त चलेगा। नहीं, अगर लीडिंग पोजीशन पे लिसनर रख दिया और नीचे अगर एफिशिएंट आ गया, यू कांट अफोर्ड, वो सिस्टम बैठेगा ही बैठेगा, वो इंस्टीट्यूशन खराब होगा ही होगा। तो आपको यानी कि आप किस आदमी से क्या काम करवा रहे हो, ये उसकी कैपेसिटी, थॉट प्रोसेस, उन एंगल्स को एक बार ध्यान में रख लो, तो मुझे लगता है बहुत इजीली हम लोग एक बेहतर डिसीजन लेने में वो चीज़ हमारे को मदद कर सकती है। हस्बैंड वाइफ में भी आइडियलिस्ट होता है ये बेसिकली क्योंकि इसका दिमाग बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो अगर वो एक बार देखता है कि मेरी मम्मी इस बात के ऊपर गुस्सा होती है, तो अगली बार से उस चीज़ का जिक्र बंद कर देगा। तो आमतौर पे ऐसे बच्चों के माँ बाप को क्या दिक्कत आती है कि वो कहते हैं यार हमारा बच्चा खुल के बात नहीं करता, गुमसुम सा रहता है, पहले ठीक बोलता था अब नहीं बात करता। जिस मोमेंट आप उसको ज्ञान देने लगोगे ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते होते, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते होते, उसी मोमेंट वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा, उसी मोमेंट वो आपसे बात करना बंद कर देगा, कम कर देगा, और फिर उतना ही बताएगा जितना आप सुनना चाहते हो। समझ रहे हैं? तो ये आपकी बात फिर भी नहीं माननी इन्होंने, करेंगे वही जो इनके जी में है। ये होते लगभग उनकी तरह ही है, एफिशिएंट वालों की तरह, लेकिन ये थोड़े से फिर देख लेते हैं कि यार इस बात से गुस्सा हो रहा है, चल अभी नहीं करता, करूंगा तो जरूर। वो अड़ा रहता है, ये थोड़ा रुक जाता है कि नहीं अभी रुक जाता हूँ, फिर लेकिन करेंगे अपन, टाइम आने दो अपना। स्लो इन मेकिंग डिसीजन। तो बाद में जो है जाएंगे वहीं, सोचेंगे वहीं जो इनको सही लगता है, रैशनल काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, मतलब किसी का नुकसान नहीं करना, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचना, एंड काइंड ऑफ। तो बेसिकली एनालिसिस इनका बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो ये उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट लोग होते हैं। क्लियर? आई थिंक पता लग गया कौन कौन आइडियलिस्ट है आपकी क्लास में, आपके आसपास और लोग, है ना? खास है कमी और परफेक्शन कमी ढूंढने की आदत और परफेक्ट, बाकी और चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियलिस्ट। अभी हमें करीब करीब 4-4.5 घंटे हो गए हैं, 4.5 घंटे हो गए। कैन यू बिलीव कि आप 4.5 घंटे से एक जगह बैठे सुन रहे हो? मतलब आपने कभी सुना और बिना बोर हुए और बिना आपका मन नहीं कर रहा किसी का भी जाने का? हाउ इज दैट पॉसिबल? हम एजुकेशन सिस्टम को इसी लेवल पर लाने के लिए चले हुए हैं कि बच्चा क्लास में बैठा हो, वो सुनना चाहे हमारे को, वो बातें जो हो वो उसके काम की हो। आप अगर उसको बाबर भी पढ़ा रहे हो तो उसको उसके साथ रिलेवेंट बना सकते हो, मैथमेटिक्स को भी बहुत आसान इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी ले जाऊंगा, आपको एक एक टॉपिक, जो टॉपिक आपको सबसे बोरिंग और सबसे मुश्किल लगता है आपके बच्चों को, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कितने अल्टीमेट आसान से तरीके से। मेरे बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एक बार पढ़ जाते हैं, वो फिर फ़ोन करते हैं, सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं कहा किताब खोलना और मैं कुछ ऑडियो भेज रहा हूँ, एक 5 मिनट की 10 मिनट की ऑडियो बना के उसको भेज देता हूँ, टॉपिक समझ में आ जाता है, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती नहीं। इतनी सी बात, सामने बैठना भी ज़रूरी नहीं है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आपकी बात करने का तरीका बोरिंग है, उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, वो बात उससे संबंध नहीं रखती, क्यों सुने वो आपको, क्यों करे वो काम जो आप करवा रहे हो उससे, क्यों सिलेबस का रट्टा मारे वो बिना मतलब का?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वही जिंदगी है उसकी? और उसके बेसिस पर जो जिंदगी दे रहे हो, जो नौकरी दे रहे हो, जो पैसा दे रहे हो, जो सुविधाएं दे रहे हो, क्या वो खुशी देंगी उसको? मैं नहीं मानता देंगी। 90% को तो दे नहीं रही है। जब आदमी खुशी नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, हैप्पीनेस नाम की चीज ही नहीं है। अगर इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स देखो ना, तो दुनिया के बहुत ही बकवास देशों में एक देश आता है ये, जिसको बचपन से आपको पढ़ाया जाता है मेरा भारत महान। ये दिमाग में घुसा दिया जाता है भारत देश महान, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, टोटल बकवास, किसी काम के नहीं। बिकॉज हम उन चीजों को जिंदगी में तो अपनाते ही नहीं। चोर लोगों को तो बिठा रखा है अपना बॉस बना करके। हाउ कैन यू टॉक ऑफ दैट थिंग? खुद झूठ बोलते हुए लोगों को कैसे कह सकते हो अपने बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? खुद आवाज नहीं उठाते गलत के खिलाफ, सच्चाई का साथ कैसे दोगे आप लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए ना, वो लोग हमको तीसरी दुनिया के लोग बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड के लोग बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0 है दुनिया के अंदर। और हमारे यहां हमारे को बताया जाता है हमारा देश की सभ्यता, पुरानी सभ्यता को लेके घूमते रहते हो, पुराने संस्कारों को लेके घूमते। आज क्या जरूरत है उसके, कोई बात ही नहीं करता। वो आदमी बहुत बड़ी पोस्ट पे है, नाम नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, स्टेज पे आता है, चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, लोग बुलाते हैं उसको, संस्कारों पे इतना लंबा लेक्चर देता है, और उसका बेटा उससे नफरत करता है। वो मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, खुद का बेटा उससे नफरत करता है। क्या संस्कार दे दिए उसने, बताओ? देख लो कितने संस्कार कामयाब हो रखे हैं। संस्कार वो हैं जो आप जी रहे हो, जो उसने बोलना भी शुरू नहीं किया था ना, तब आप दे चुके हो। बोल के नहीं समझा सकता कोई किसी को, बोल के इंफॉर्मेशन तो दे सकते हो, संस्कार नहीं दे सकते। संस्कार देने के लिए आपको वैसे बिहेव करना पड़ता है। सच्चाई की बात करोगे तो सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है। सच्चाई के लिए कितने लोग लड़ते हैं? पता होता है कि पड़ोस के अंदर अत्याचार हो रहा है, पता होता है कि गलत हो रहा है, फिर भी नहीं बोलते क्योंकि स्वार्थी इतने हैं। कैसे संस्कार दे देंगे अपने छोटे बच्चों को? किसी मजलूम पे जुल्म होता हुआ देख के बोलने की औकात नहीं है हमारी, और बात करते हैं हम सच के लिए लड़ने की, और बात सच्चाइयों की, झूठ के खिलाफ खड़े होने की, और इस तरह की। ये खोखले संस्कारों से निकल करके रियल वर्ल्ड में अपनी औलाद के साथ कनेक्ट होकर के उसकी इज्जत देने का समय है अब। चाहे वो किसी कास्ट का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, गरीब का हो, 2 पैसे कमाता हो कि 2 करोड़ कमाता हो, हर इंसान की बराबर कीमत रखने का हक है। हर इंसान को बराबर रखने का टाइम है ये। अगर आपने वो नहीं रखा, अगर अपने बच्चे को दूसरे से सुपीरियर मान लिया, अपने वाले को तवज्जो ज्यादा दे दी, दूसरे वाले को पीछे रख दिया, वहीं आप अपने बच्चे को गलत संस्कार दे रहे हो। जिस दिन आप अपने बच्चे को टॉप आने की बात कहते हो ना, उसी दिन आप उसको खत्म कर देते हो, उसी दिन सोसाइटी से अलग कर देते हो। क्यों आना है टॉप? आपने सिखाना पढ़ना प्यार से है, सीखना मोहब्बत से है, दूसरे को भी जीने देना है, खुद भी जीना है। हार्मनी से जीना मेरे ख्याल से जिंदगी का पहला मकसद होना चाहिए, ना कि टॉप पे आके जीना, सबसे ऊपर खड़ा होकर के कुछ नहीं कर लेना, कुछ भी नहीं करना। वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मेरे रिश्तेदार, एक मैं बताना था आपको ना, मेरे ख्याल से मेरे एक रिश्तेदार हैं, कंडक्टर की पोस्ट के लिए वो गए तेजीमान के पास। उस गांव से 4 बच्चों के पेपर पास हो गए। पहले एंट्रेंस हुआ, इंटरव्यू के लिए गए, 4 बच्चों के, अलग अलग मोहल्लों के, 2 बंदे एक ही मोहल्ले से। एक बंदा गया अपने बच्चे की नौकरी के लिए, उसने रोल नंबर ले लिया। तेजीमान जी अब एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूं। दूसरा बंदा गया, दूसरे बंदे के भी रोल नंबर ले लिए, तीसरा गया, चौथा गया। तेजीमान ने सबको कहा, उसका बच्चा भी आया हुआ है भाई। कह रहे जी उसका बेशक ना हो, हमारे का पक्का होना चाहिए। कह रहे मैं तो एक का कर सकता हूं। अब 4 बच्चे हैं, एक का हो सकता है, 3 रहेंगे, कन्फर्म है? किसी एक का हो गया, किस बेसिस पे बनाया वो तो तेजीमान साहब जाने, लेकिन मैं आपको आज की सच्चाई बता रहा हूं। 4 परिवारों में आज भी बोलचाल बंद है। उसको नौकरी लगे हुए 5 साल हो गए, 5 से भी ज्यादा हो गए, बल्कि 7-8 साल हो गए नौकरी लगे हुए। 8 साल से उन परिवारों में बोलचाल बंद है।
बहुत ही शातिराना तरीके से लिमिटेड पोस्टों पे गांव के गांव में लड़ाइयां बजा के उनको अलग कराया जाता है, क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो गए तो एक मुद्दे पे बात करने लग जाएंगे। वरना ना तो हमारे यहां रिसोर्सेज की कमी है, ना नौकरियों की कमी है, ना रोजगार की कमी है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने ही बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसको लेके बाहर भाग जाते हैं। जब गांव में सुविधा ना मिले, गांव के स्कूल में पढ़ाई बढ़िया नहीं थी तो उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, टीचर्स नहीं है तो उस पर सवाल नहीं उठाते, अपने वाले को उठा के प्राइवेट में करवा देते हो, अपने वाले को उठा के शहर में भाग जाते हो। कहां तक भागोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब शहर भर चुका होगा, शहर में चलने की जगह नहीं होगी, गांव खोखले हो चुके होंगे, जमीनों से लोग कट चुके होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सारी जमीनें बेच चुके होंगे। क्योंकि अगर खेती को घाटे का सौदा नहीं बनाएंगे तो फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो जमीनें सस्ते दामों पर कैसे मिलेंगी? शहर में सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? शहर को सस्ते मजदूर चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ती जमीनें चाहिए। तो इसीलिए पहले किसान को मारो, फिर गांव में एक दूसरे को काटो, इनको असली मुद्दे पे जाने मत दो। नौकरियों के टोटे का रोना रोते रहो। टोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना रिसोर्सेज का, ना नौकरियों का, ना किसी चीज का। लेकिन हमें मांगना नहीं आता कि असलियत में मांगना क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। हमें अनएजुकेटेड रखा जाता है, क्योंकि रोटी की लड़ाई में इतने उलझे हुए हैं हम लोग। सुबह से शाम तक हमारे को रोटी से फुर्सत, नौकरी, नोटी, बच्चे और परिवार घूमते रहते हैं। इससे बाहर हम बात ही नहीं करते, आती नहीं करनी। थोड़ी बहुत टाइम बचे तो वो किसी हस्ती को अपना बना लेते हैं, वो उसको रोता रहता है, वो उसको रोता रहता है, वो उसकी क्रिटिसिज्म, वो उसकी क्रिटिसिज्म, वो उसका गुण गाता रहता है, उसके गुण गाता रहता है, असली सवाल को कहीं भूल ही जाते हैं। वी नीड टू रेज द रियल क्वेश्चन। और आखिर में आपको समझ में आएगा कि इस शहर का सत्यानाश क्यों हुआ, उस गांव का सत्यानाश क्यों हुआ। यह आपको इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग के बाद क्लैरिटी हो जाएगी। इतनी चौड़ी सड़कें, 3 लेन इधर, 6 लेन, और दूर तक कोई स्कूटर नहीं। मैंने कहा यार इतनी बड़ी बड़ी चौड़े सड़कें पाथ के गिर दी। देसी अपनी भाषा में मैं बोल रहा था कि इतना कौन पागल था वो। और फिर आज मैं वहां रहता हूं, मैं देखता हूं अभी अभी पिछले साल चंडीगढ़ प्रशासन ने साइकिल वालों के लिए एक लेन बनाई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे शहर में साइकिलिंग के लिए लेन बना दी, एक सिंगल पेड़ नहीं काटना पड़ा। इतनी जबरदस्त प्लानिंग आज से 60 साल पहले चंडीगढ़ की हो चुकी है। और हमारे यहां सड़कों पे आज सड़क बनाते हैं, थोड़े दिनों के बाद छोड़ी सड़क करनी होती है, जो पेड़ थोड़े थोड़े बड़े होते हैं 5 साल के पहले, वो सारे काट के फिर दोबारा सड़क। ऐसे गधे बैठा रखे हैं प्लानिंग के ऊपर। आपके शहर में इतनी भीड़ है, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कोई चलने की जगह नहीं है, कोई किसी को टक्कर मार रहा है, कोई किसी को टक्कर मार रहा है। हाउ विल यू फील सेफ एंड हैप्पी इन दिस सिटी? क्योंकि प्लानर ही नहीं है कोई आपका, आपने उनको बिठा रखा है जो काबिल ही नहीं है। क्योंकि जब आप चुन के गधों को भेजोगे तो वो उससे भी निकम्मे लोगों को आगे सेलेक्ट करके भेजेंगे फिर। इसलिए पॉलिटिकली अवेयर होना जरूरी है, इमोशनल होकर के वोट करना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, क्या ये असली सवाल है कि पड़ोसी किसको वोट कर रहा है? नहीं, असली सवाल है कि मेरी बात कौन कर रहा है, मेरे बच्चे की बात कौन कर रहा है, उसके बच्चे की कौन कर रहा है, उसके बच्चे, सबके बच्चों की कौन बात कर रहा है, किसके पास प्लानिंग है, किसके पास प्लानिंग है। प्लानिंग पूछो ना। बैंक से 50,000 का लोन लेने जाओगे ना, बैंक डीपीआर मांगता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहां पैसे आएगा, कहां खर्च करोगे, कितने पैसे कब खर्च करोगे, कब कमाना शुरू करोगे, हमारी किस्तें कब वापस लौटाओगे। 50,000 के लोन के लिए पूरी फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। और आप अपने बच्चों का भविष्य दे देते हो बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ही, उनके हवाले कर देते हो। अब टाइम आ गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगे बेटा, तब गांव में घुसना, तब वोट मांगने आना। पहले हमारी गली के ये समाधानों के लिए क्या प्रोजेक्ट है तेरे पास, क्या प्लानिंग है बता, उसके बाद पे एजुकेट होना पड़ेगा। सिर्फ ये करने से समाज सुधरेगा नहीं। आओ लेट अस कम एट फ्लैशी पर्सनालिटी। ये जो पर्सनालिटी होती है, ये पर्सनालिटी अगली जीती है सिर्फ भाई अपने को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अपनी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात के लिए बस 1 से 2% लोग हैं। मोटे तौर पे बोला जाए तो ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोग हैं। इनका गाना, हंसना, खेलना, उड़ना, ऐसे मस्ती करना, दिस इज द मेन टास्क जो इनको अच्छा लगता है बेसिकली। ये चाहते हैं अपनी बात होनी चाहिए। मान लो मम्मी पापा बीच आपस में बात कर रहे हैं तो बच्चा मम्मी 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 1 मिनट, मम्मी 1 मिनट,
हाँ हाँ बेटा ये करो, मम्मी मम्मी फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट। मतलब वो नहीं चाहेगा कि आपस में बात करें, मेरे से करो या मेरी बात करो। 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, एक के लिए आप कुछ ले आए, ले बेटा तेरे लिए पेन लाया, और मैं मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। लाइक दैट, दिस इज द मेन डायलॉग। इन बच्चों को क्या होता है, इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। इनको चाहिए आप इनकी बात करो, इनको अप्रिशिएट करो, इनकी तारीफ करो। तारीफ सुनने की आदत होती है, या कह लो शौक होता है। ये बेचारे मतलब इनको ये रहता है कि मतलब ये ऐसे घूमते रहेंगे आसपास कितनी देर से। अब मान लो हस्बैंड ने तारीफ नहीं करी ना, अक्ल ही नहीं है आपको तो ना मतलब समझे, इवन करते भी हैं ये। सामने से कोई आ जाए, कुछ ही पहन रखो, अरे बहुत सुंदर लग रही हो, चाहे कैसी लग रही हो बिकॉज दे विश कि यार ये वापस भी हमको बोले बेसिकली उनको सुनना होता है, तो वो जिक्र करते हैं उसका। इनको आप डिटेल में पूछोगे ना, डिटेल नहीं बताएंगे। मतलब मान लो इन्होंने कुछ गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल कुछ टूट गया, गिर गया, या कोई और बात हो गई, इनके बारे में पूछोगे ना, तो उनसे पूछ लो कि नेहा ऐसा हो रहा था क्या। नेहा वापस क्या कहेगी, अरे पता है क्या हुआ हमारे कॉलेज में ना मतलब बात कोई कहीं और ही ले जाएगी, वो आपकी बात को ऐसे सुना ही नहीं उसने। सेलेक्टिव लिसनिंग, जो सुनना चाहते हैं उतना ही सुनेंगे, फालतू आपकी बात का कोई मतलब नहीं। आप इनको तारीफ करो, आप इनको गालियां दो, दोनों बराबर है। आप इनको डांटो तो भी बराबर है। इनके आंसू इतने मोटे मोटे, ऐसा लगे जैसे बड़ा जुल्म हो गया हमने कर दिया इनके ऊपर, और मतलब आपको टोटली साफ दिख जाता है कि इट वाज अ ड्रामा। आफ्टर 5 मिनट्स ना टोटली ड्रामेटिक होंगे, टोटल ड्रामेटिक। कोई ये इसलिए हो रहा था, मतलब ऐਵੇਂ बिना ही, कभी भी रो सकते हैं, कभी भी हंस सकते हैं। इनको ना बहुत खास पता है, इनको ये मालूम है कि ये काम नहीं करना। जैसे उनको बोलेंगे ना बड़ा होकर क्या बनोगे, टीचर तो बनना नहीं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, करना क्या है वो नहीं पता। कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सा करना है, मतलब बहुत सारा पैसा या तो हो, या बहुत सारा नाम हो। बेसिकली दे लिव फॉर नेम एंड फेम। क्लियर हुआ? ये बेसिकली नाम के लिए, अखबार में कुछ छप गया नेगेटिव कि जी आज अखबार में नेगेटिव छपा, छपा तो है ना, छपना चाहिए बस। मतलब इनको नहीं फर्क पड़ता नाम हो रहा है कि बदनाम हो रहे हैं, इनको नाम ही चाहिए। बेसिकली वो चाहे जैसे मर्जी हो। मतलब ये यहाँ तक है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, मम्मा ने कहा अच्छा एक काम कर, चुपचाप बैठ के ये वाला काम ख़त्म करके और तब मुझे बताना, ठीक है। तो जैसे ही मम्मा जाने लगी, दरवाजे तक पहुँची, मम्मा 1 मिनट ये बताना क्या लिखा हुआ है, वो बताया। फिर मम्मा जाने लगी, मम्मा ये बताना क्या लिखा हुआ है। ऐसे करके 4-5 बार मम्मा का दिमाग घूम गया कि ये ना लहू पी रखा है इसने मेरा, यही आदत है इसकी खराब है। चुपचाप बैठ के ना काम कर ले, खत्म करे बिना हिलेगी नहीं, समझ गई। मम्मा चली गई मान लो किचन में, तो क्या कहेगी, मम्मा भूख लगी है, मम्मा वॉशरूम जाना है, मम्मा मम्मा। अब मम्मा ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो हो सकता है इधर ऐसे गिलास रखा हुआ था, ये गिलास ऐसे करके क्या तेरे को कंजर कितनी बार समझा लिया, टिक के काम नहीं कर सकती तू। जब मम्मी ऐसे करने आएगी तो अंदर ही अंदर बोला अब भी तो आई जबकि बुला रही थी तब नहीं आ रही थी तो जब आप उसकी तरफ देख करके इस तरह से करते हो, तो वो मतलब उसको अंदर ही अंदर बहुत मजा आता है कि अपने साथ बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। बेसिकली आप इनको शॉपिंग भी नहीं करा सकते ना, आप ले जाओ बाजार में, मजा ले इनको, मतलब सुबह से शाम तक ही टांगे तोड़ा देंगे, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इनको डिफरेंट दिखना होता है। पूरी सोसाइटी में ये चाहते हैं कि हमारा, या तो अगर दिखने में ये डिफरेंट ना दिख रही हो तो फिर ज्यादा बकवास करना शुरू कर देगी, उससे नहीं काम चल रहा है तो नाचना शुरू कर देगी,
गाना शुरू, उसको अलग होना ही होना है, उसको बाकी सबसे अलग दिखना ही दिखना है। उसका पर्पज ही ये है कि लोग मेरे को देखें, मेरी बात करें, मेरे को अप्रिशिएट करें। अब इन लोगों को आप बंद कमरे में रख के ऐसी नौकरी दे दोगे तो उनकी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। गाने वाले लोग, नाचने वाले लोग, हैप्पी, टोटल हैप्पी लोग होते हैं ये। मतलब आप देखोगे इनके अंदर इतनी एनर्जी, एंथुसियाज्म, इतने, मतलब आप देखोगे इनके नंबर जितने मर्जी ले लो, 100 में से 100, कोई चक्कर नहीं है इनके लिए। मतलब पढ़ना, पढ़ाई करना इज नॉट अ बिग डील। ये वो बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। गिफ्टेड तो सारे होते हैं, बाकी सब भी गिफ्टेड हैं, लेकिन ये वो हैं, बाकी सबके पास एक लिमिट है कि ये काम स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। इनके साथ क्या है, ये कुछ भी करने लग जाएं, उसी काम को अल्टीमेट तरीके से करते हैं, इसलिए टोटली कंफ्यूज होते हैं कि करें क्या। इसीलिए ये एक चीज पर नहीं टिक सकते, ना एक गेम पर टिक सकते, ना एक सब्जेक्ट पे टिक सकते। खास इनका डायलॉग होता है, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बोर हो रही हूँ, लाइक दैट। ये वो लोग होते हैं। अब इनको करवा कुछ ही लो। इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, बास्केटबॉल की चैंपियनशिप जीती, पहले ब्लॉक लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत ली। जीतने के बाद क्या हुआ, एक टाइम आया, जीतने के बाद घर आए, अगले दिन बास्केटबॉल के लिए जाना था, मम्मा अब ये नहीं करना, अब कुछ और करना है। क्या करना है, अब स्विमिंग करूँगा। अब स्विमिंग में, फिर फेंसिंग में, फिर इसमें, फिर इसमें, और देखोगे हर जगह परफॉर्मेंस अल्टीमेट है, नंबर भी बहुत खूब है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी, डांस भी, सिंगिंग भी, पेंटिंग भी, डिजाइनिंग भी, एवरीथिंग। ये एक सब्जेक्ट पे भी नहीं टिक सकते, तो ये एक नौकरी पे भी नहीं टिक सकते, बोर बहुत जल्दी हो जाएंगे। इनको वो नौकरी करनी होती है जिसमें सुबह डॉक्टर, शाम को वकील, दोपहर को जज, फिर इंस्पेक्टर। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन थिएटर, एक्टिंग। नेचुरल एक्टर होते हैं ये, नेचुरल एक्टर टोटली एक्टिंग के लिए ही बने होते हैं। इनसे एक्टिंग जितनी मर्जी करा लो, जितने मर्जी ड्रामे करा लो, बेसिकली दे आर नेचुरल एक्टर्स। तो अब आपके लिए आपको थिएटर ग्रुप्स बना लो, कितनी चीजें हैं शहर के अंदर जो आप इनसे रिलेटेड काम कर सकते हो, इनसे रिलेटेड प्रोफेशन बन जाएगा बड़े आराम से। लेकिन हमें तो इनको, क्योंकि ये नंबर भी बहुत खूब लेते हैं, ये 95% से ऊपर ही नंबर आते हैं इनके, कभी कम नहीं आते ऐसे बच्चों के, और हम इनको सबसे पहले नौकरी दिला के नाश कर देते हैं इनका, सबसे पहले सत्यानाश करते हैं हम इनका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर लेते हैं। हमें लगता है इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इनका मन एक जगह टिकता नहीं है, बस ये बोर बहुत जल्दी होते हैं, बस ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। बेसिकली इनके लाइफ जीने का सलीका है, इनको उड़ना होता है खुले आसमान में, इनको बहुत खुश रहना होता है, साथ में खुश रखना भी होता है सबको। दे आर जस्ट कि हम भी खुश रहें, सब खुश रहें, खुशी फैलाना ही इनका काम है, लेकिन एक रोल में नहीं, इनको डिफरेंट रोल्स चाहिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक इनको अपने रोल बदलते रहने चाहिए, और स्पेशली पब्लिक के अंदर ये दिखने चाहिए। अगर ये दिख नहीं रहे, कहीं गुम हो गए, तो इनकी जिंदगी खराब। ये क्या सोचेंगे, कुछ नहीं कर पाए, बस जिंदगी खराब हो गई, क्या कर सकते थे, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। ड्रामेटिक, फ्रेंडली, टॉकेटिव, मतलब चबर 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 चबर, सारा दिन बुलवा लो इनसे, चाहे आप ना, मतलब कितना ही बुलवा लो इनसे, कितना बोलती है। और बोलने में खास बात होगी, शिकायतें जरूर लगानी है, भाई बहन की लगाओ, पड़ोसियों की लगाओ, टीचर की लगाओ, किसी की लगाओ, मतलब शिकायतें। ये ऐसे भी होते हैं, मार के बोलते मम्मी ये मार रहा है, कहाँ मार रहा हूँ, कहता मारेगा तो मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया, लाइक दैट। ठीक है, बहुत इगोइस्टिक भी, इनडिसिप्लिन भी होते हैं इनको। सुबह टाइम से उठना, टाइम से जाना, ये सब ना इनको, मतलब इनको क्या लगता है, देखो अगर ये बच्चा सुबह टाइम से जा रहा है स्कूल में, और रोज बात हो रही है कि ये टाइम से आती है या टाइम से आता है, तो टाइम से आएगा। अगर टाइम से आने का जिक्र नहीं हो रहा है और लेट आने का हो रहा है, तो लेट होना चाहिए। जिक्र होने से मतलब है और बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, रूल ब्रेकिंग बहुत मजा आता है इनको, और लिसनिंग सेलेक्टिव ये हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो बेसिकली क्या होगा
नंबरों की इनके साथ प्रॉब्लम नहीं, सोसाइटी में एडजस्टमेंट इनके साथ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ड्रामा इनकी प्रॉब्लम, बस ऐसा लग सकता है यार बहुत रोता है या रोंदड़ सा, मतलब ऐसा लग सकता है, बट नॉट लाइक दैट। वो मैनेज कर लेते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, एक इमोशन से दूसरे इमोशन में। मतलब इनको ड्रामा करना है, अभी जोर जोर से खिलखिला के हंस देगा, साथ के साथ रोना शुरू कर सकते हैं। ये दे आर सो इंटेलिजेंट। मतलब अब आएगा जब मल्टीपल इंटेलिजेंस पे आएंगे तो हम इनके इंटेलिजेंसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रांग होता है। सो मुझे लगता है फ्लैशी पर्सनालिटी, अब आपके सर्कल में कोई नहीं बचा होगा जिसको आप नहीं जानते कौन किस टाइप का है, या कोई बचा? चलिए, चारों पर्सनालिटीज़ हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लर्निंग मोडालिटीज़ पे, लर्निंग मेथड पे, कि कैसे सीखते हैं बच्चे और किस तरह से काम करते हैं उनका भी, क्योंकि उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जहाँ तक चले गए थे उसके बाद उनको बोलना कि क्यों चले गए थे, लिख के बताओ। वो ये लिख सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको बोल देना कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए चले गए, माफ़ है उनका। लेट्स बिगिन विद द लर्निंग मेथड्स, जहाँ से हमने ख़त्म किया था। क्लासरूम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बच्चों से डील करते हुए आती है, और इवन पेरेंट्स को भी, कि इसको याद हो जाता है, ये भूल जाता है, या इसको याद ही नहीं होता, या इसको चीज़ें समझ में ही नहीं आती, या इसको कैसे कराएं कि इसको याद हो जाए। या फिर एक और प्रॉब्लम होती है कि टीचर ने पढ़ाया और उसमें से कुछ बच्चों को तो समझ आ गया एज इट इज, कुछ को आया थोड़ा और कुछ को बिल्कुल ही नहीं आया। उन्हीं बच्चों में से जिनको एक टीचर की बात समझ में आई थी उसको किसी दूसरे की नहीं आई, और जिनको पहले वाले की नहीं आई थी उनको किसी और की आ गई। ऐसा आपको सुनने को देखने को मिलेगा क्लासरूम के अंदर। एक दो बच्चे होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आइडलिस्ट या फिर फ्लैशी। ये वो बच्चे होते हैं जो सबकी क्लास में परफॉर्मेंस बेस्ट ही बेस्ट दिखाते रहते हैं। ये अच्छे ही रहते हैं, मतलब हर क्लासरूम के अंदर आपको 4 से 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, लगातार वही रहेगी। उन्होंने मैथ्स में भी परफॉर्मेंस बढ़िया करना है तो एसएसटी में भी वो कर लेते हैं परफॉर्मेंस बढ़िया, जिसको हम बढ़िया परफॉर्मेंस कहते हैं, मतलब निगल के उगलना वाला, वो परफॉर्मेंस कहते हैं हम लोग उसको बेसिकली। लेकिन अगर हमें लर्निंग मेथड पता हो और उस तरीके से पढ़ाना आ जाए अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझाया जा सकता है। लर्निंग मेथड जैसे आपके सामने हैं, 3 मेथड हैं, एक ऑडिटरी, एक काइनेस्थेटिक, एक विजुअल। इसका मतलब तीनों तरीके से सीखता है बच्चा। जो उसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्ट है, मान लीजिए ऑडिटरी सबसे स्ट्रांग है, इसका मतलब उसका लर्निंग मेथड ये है। तीनों बराबर हैं तो मतलब वो तीनों तरीके से सीख रहा है। काइनेस्थेटिक स्ट्रांग है तो इस मेथड से सीख रहा है, और विजुअल स्ट्रांग है तो उस मेथड से। इनका मतलब क्या होता है, और उस तरह से लर्निंग मेथड वाले बच्चे को कैसे सिखाया जाए, और स्कूल उसमें क्या रोल अदा कर सकता है, टीचर क्या रोल अदा कर सकते हैं, और पेरेंट्स क्या, इसी पे हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हम उनका मतलब समझ लेते हैं। मतलब समझते ही प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, प्रॉब्लम समझ आते ही सोल्यूशन मिल जाएगा, बात खत्म। यही होता है। समझ नहीं आता, यही तो प्रॉब्लम है ना, समझ आ गया, बात खत्म। ऑडिटरी लर्निंग मेथड, ऑडिटरी जैसे कि बोल रहा है, ऑडिटरी लर्निंग मेथड का मतलब है उस बच्चे के लिए सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है साउंड। जैसे मैं वो टक 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 कर रहा था ऐसे, तो आप में से कुछ बंदों को इरिटेट कर रहा होगा वो, डेफिनेटली, मतलब उनका सिर ऐसे बज रहा होगा कि ये ना इस बंदे को उठा के पटक दे। ये वो लोग हैं जो ऑडिटरी लर्नर हैं, जिनको ये लग रहा था। दैट वाज टू रियलाइज यू कि आप में से कौन कौन है, मैं वो फाइंड आउट कर रहा था। इस तरह से करके बोलते बोलते जिसने खांसी करी है उसकी खांसी उस बंदे को चुभेगी कि ये क्यों खांसा। अभी बाहर से कोई हॉर्न की आवाज आएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, वो उसका पूरा ध्यान भटका देगी। बाहर की कोई इवन अगर छोटी सी भी मेरी जो आवाज है इसके अलावा कोई और आवाज आएगी तो वो परेशान करेगी उस लर्नर को, ऑडिटरी लर्नर को। इन लोगों के लिए पिक्चर से समझ में नहीं आता, इनको तस्वीरों से नहीं आता, इनको शब्दों से समझ में आता है।
ये शब्दों से इमेज बनाते हैं बेसिकली। इनके लिए डिस्कशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, लेक्चर मेथड इज द बेस्ट मेथड। डिस्कशन नहीं करोगे, इनको अगर खाली किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये रट्टा नहीं मार सकते, ये समझ के ही कर सकते हैं, एज इट इज नहीं लिख सकते। ये किसी के नोट्स फोटो स्टेट भी करा लाते हैं तो वो एज इट इज रखे रहते हैं, वो आज भी रखे होंगे 11वीं 12वीं वाले फोटो स्टेट, या तो रद्दी में बेचो या रखे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। किताब से पढ़ना भी इनको अच्छा नहीं लगता, इनको अच्छा लगता है सुनना। टीचर बोलता रहे, टीचर बोल रहा है, वो नीचे अपने AOP काले कर रहा है। लगे रहते ना कुछ बच्चे नीचे गर्दन करके काला करने, डिजाइन बनाने, वो सुन रहे होते हैं। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, 6 महीने बाद याद दिलाता है उस दिन तो आप ऐसे कह रहे थे। वो ऑडिटरी लर्नर है, यानी वो कुछ भी कर रहा है उसके कान बजते रहते हैं, उसको हल्की सी साउंड से सब अंदाजा लगा लेता है। वाहन पाँव हॉर्न की आवाज आई, पता है उसको अंकल का पड़ोसी, कौन से पड़ोसी की कौन सी कार है उसको मालूम है, कौन सी बाइक आई है, पापा आ गए हैं, टीवी में क्या चल रहा है, बाहर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज है, कौन कौन बच्चा खेल रहा है। वो पढ़ रहा है आराम से, पीछे से दरवाजा मम्मी ने खोला, चूं की आवाज आई, मम्मा प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो। और वो मम्मा फिर जैसे जाएगी, कदमों की आहट उसको सुनाई दे रही है, फिर मम्मा वार्डरोब से कुछ खोला उसने, फिर वो पॉलीथीन की आवाज़ या कपड़ों, उसको सब मालूम है कौन से वार्डरोब से क्या निकाला मम्मा ने और कब गई। उसका ध्यान सारा साउंड्स पे रहता है। उस बच्चे को सीखने के लिए बहुत साइलेंट माहौल से वार्डरोब से क्या निकाला मम्मा ने और कब गई, उसका ध्यान सारा साउंड्स पे रहता है। उस बच्चे को सीखने के लिए बहुत साइलेंट माहौल की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ वो आवाज़ें आ रही हों जो आ रही हैं। ये आवाज़ इरिटेट करेगी उसको, या बाहर से कोई और आवाज़ आ रही हो वो भी, ये भी। मतलब अब इस बच्चे को आपको सिखाना है, या तो आप आवाज आपकी इतनी क्लियर साफ होनी चाहिए कि आप उसको सही से सुन जाए, या वो अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड कर ले बाद में सुनता रहे रिवीजन के लिए, या फिर वो बोल बोल कर करे, या फिर डिस्कशन कर ले। इसके अलावा या ऑडिटरी लेक्चर किसी के हैं तो उनको सुन ले। इसके अलावा इसको याद नहीं होगा अगर ये सबसे स्ट्रांग है तो। हाँ, इक्वली डिवाइडेड है तो इसका अपना रोल है, फिर इसका अपना रोल है, और इसका अपना, काइनेस्थेटिक का अपना, ऑडिटरी का अपना। पॉइंट क्लियर हुआ? माँ बाप क्या कर सकते हैं? इनको एक साउंड प्रूफ कमरा दे सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ अमीर लोगों के घरों में पॉसिबल है। मिडिल क्लास फैमिली जहां 2 कमरे 3 कमरे किराए के मकान में रहते हैं, उनका क्या? तो इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है भाई। हम अगर उसको वो माहौल नहीं दे पा रहे, लाइब्रेरी नहीं दे पा रहे, या ऐसी जगह नहीं दे पा रहे जहां साइलेंस हो, फिर उसको बोलो कि तुम बोल बोल के कर लो, फिर उसको बोलो कि तुम रिकॉर्ड कर लो, हेडफोन लगा के सुन लेना। कुछ बच्चे इस ऑडिटरी लर्नर आपने होमवर्क गाने सुनते सुनते करते हुए देखे होंगे। गाने फिर भी उनको जो है वो कंसंट्रेट करा लेते हैं, बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जो किसी लोहार की, सुनार की, या बाहर से किसी की और आवाज़ आ रही होती है, गली से, सड़क से, हॉर्न की, वो डिस्टर्ब करती हैं। म्यूजिक चल रहा है, वो उनको बचा के रखता है उस डिस्टर्बेंस से। तो हम माँ बाप क्या कहते हैं, तू गाने सुन रहा है कि काम कर रहा है, तेरा ध्यान किधर को है? एक्चुअली उनको मालूम है कि मुझे ऐसे काम ज़्यादा इजीली होता है, हमें नहीं पता वो। या फिर हम ये कर सकते हैं कि उससे डिस्कशन ही कर लें, डिस्कस करते रहें। तो ये एक मेथड है ऑडिटरी लर्नर का। ऑडिटरी लर्नर के लिए स्टोरी टेलिंग वगैरह, कहानी कहना, सुनना, या फिर जो बोल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं कि जैसे आपके पास स्मार्ट क्लास अगर होती है
तो स्मार्ट क्लास में आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे करके वो बैठे होते हैं, पूरा ध्यान से बैठे होते हैं, कुछ पीछे आराम से रिलैक्स बैठे होते हैं, और कुछ पीछे खेल रहे होते हैं, उनको मतलब ही नहीं क्या बज रहा है उधर को। वो जो उधर खेल रहे हैं ना, वो हैं ऑडिटरी लर्नर, वो खेलते खेलते भी आवाज आ रही है, उनको सुन रहा है सब कुछ। और वो जो सबसे आगे ऐसे करके बैठे हैं, वो विजुअल लर्नर हैं। अब सॉरी, मैं गलत बोल गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। जो बच्चे सबसे आगे बैठे हैं वो विजुअल लर्नर हैं, जो सेकंड नंबर पे बैठे हैं वो ऑडिटरी लर्नर हैं, और जो खेल रहे हैं, खेलते खेलते सीख रहे हैं, वो काइनेस्थेटिक लर्नर हैं। वो दौड़ते हुए चल रहे हैं, उनको सब सुन रहा है, फिर भी वो इधर भी खेल दौड़ रहे होते हैं, उधर भी सुन रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो नहीं सुन रहे होते। अगर हम उन जो पीछे दौड़ने वाले बच्चों को चुपचाप बैठा देंगे तो उनका सीखना बंद हो जाएगा। ये एक बड़ी, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब बैठ के और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो ही हमें समझ में आता है, या तो ही हमें सुनाई देता है, या हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है। उसका लर्निंग मेथड अगर आपके पढ़ाने के तरीके से मैच नहीं करता है तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपके साथ कॉप अप करने वाले 1/3 बच्चा ही होता है। 30 बच्चों की क्लास में आपके पास 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो आपके तरह से, जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे उसको समझ आ रहा है। क्योंकि आपका तो एक ही तरीका है पढ़ाने का, आपके 3 तरीके तो नहीं है। तो जो लर्निंग मेथड आपको आता है वही वाले बच्चे आपको समझ पा रहे हैं। आप सोचते हो कि बाकी के बच्चे निकम्मे हैं। एक्चुअली हम निकम्मे हैं, क्योंकि हमें तीनों मेथड नहीं आते पढ़ाने। उसमें तो कोई भी हो सकता है ना। उस बच्चे की क्या गलती है, वो दूसरा लर्नर है। अगर आप ऐसे टीचर हो तो टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको तीनों चीजों से, यानी एक बात को अगर मैं 3 तरीके से बोल दूं तो ऑडिटरी वाला भी हो जाए, काइनेस्थेटिक वाला भी और उसका भी, वो बता दूंगा अभी कैसे कैसे करना है। ऑडिटरी लर्नर समझ आया कि ऑडिटरी लर्नर का क्या मतलब है। अब बात आता है ऑडिटरी लर्नर की खासियत एक और है कि उसको नाम याद रह जाते हैं, शक्लें भूल जाता है वो। अभी भी ऑडिटरी लर्नर अपने पापा की भी शक्ल ठीक से याद नहीं कर पाएगा, मतलब वो धुंधली धुंधली सी नजर आएगी, सपना भी धुंधला धुंधला सा दिखेगा उसको। इसी तरह से काइनेस्थेटिक लर्नर, ये वो लर्नर होता है जो बॉडी मूवमेंट के साथ सीखता है। जैसे कि मैं चलता रहता हूं तो मुझे चलते रहने से मेरा कंसंट्रेशन बना रहता है, खड़ा होते ही मेरा दिमाग जाम हो जाता है, तो अब मेरे से नहीं आगे क्या बोलूं, भूलना शुरू हो जाएगा। काइनेस्थेटिक लर्नर की क्या खासियत है, वो सीखते सीखते उसका हाथ हिलता रहेगा। मैं यहाँ से आराम से बैठा था, फिर भी मैं ऐसे ऐसे करके मेरा हाथ चला ही रहा था। इसी तरह से वो पैर हिलाते रहते हैं बच्चे, बेड पे बैठ के पैर हिलाते रहेंगे, कुर्सी पे बैठ के पैर हिलाते रहेंगे, या अगले वाले के ऐसे करते रहेंगे, या मतलब एनी मूवमेंट, दे नीड मूवमेंट बेसिकली। तो वो डिस्टरबेंस नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। वो उनका कंसंट्रेशन का अपना तरीका है काइनेस्थेटिक लर्नर का। उनको तभी, उनकी लर्निंग ही तब बनती है जब वो अपनी बॉडी को मूव कराते हैं। ऑडिटरी लर्नर आपसे पूछेगा कार को कैसे ड्राइव करते हो, आप साइकिल कैसे चलाते हो, आप मोटर बाइक कैसे चलाते हो, तो वो आपसे सुनेगा। सुनने के बाद उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मुझे बैलेंस ऐसे बनाना है। लेकिन जब बात करें हम काइनेस्थेटिक लर्नर की, तो काइनेस्थेटिक लर्नर खुद करके देखेगा। ऑडिटरी लर्नर की खासियत ये है कि वो सुनकर भी बहुत चीजें अपने आप सीख जाता है, मतलब वो सुन रहा है, अपने आप दिमाग में जाता रहता है। लेकिन काइनेस्थेटिक लर्नर को नहीं आता है, उसको अपने हाथ से किया हुआ ही काम आएगा। यानी अगर आपकी क्लास में 10 काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, उनको आपने कुछ नहीं कहना, उनको सिर्फ इतना बोलना है कि जो काम मैंने कराया है इसको तुमने 2 बार लिखना है। काइनेस्थेटिक लर्नर को 2 बार लिखना है। काइनेस्थेटिक लर्नर ऐसे होंगे, आप में से भी जरूर होगा कोई सा, जिसने किसी सिलेबस में या किसी टॉपिक पे कोई सवाल नहीं आता था या कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा था, और नकल बनाने के लिए छोटा छोटा लिखना शुरू किया कि पर्ची ले जाऊंगा, और वो लिखते लिखते याद हो गया कि चल जरूरत ही नहीं है इसकी, रख जाओ घर ही। काइनेस्थेटिक लर्नर की खासियत है ये।
उसको चलते रहना पड़ेगा याद करने के लिए, वो सर छत पे कैसे याद करे, या वो अपना मूवमेंट चलाता रहे अपने हाथ से। उसको काइनेस्थेटिक लर्नर को कभी किताब से याद नहीं होगा, उसको शब्दों से भी याद नहीं होगा, उसको सुनकर भी नहीं होगा, उसको लिख कर ही होगा। उस बच्चे को अपनी किताब से, अपनी कॉपी से ही याद होगा। यानी कि उसको जो याद करना है उसे पहले वो अपनी कॉपी पे उतारना पड़ेगा। ऑडिटरी लर्नर सिर्फ सुन ले उसको याद हो जाएगा और वो लिख लेगा। काइनेस्थेटिक लर्नर को अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर 3 किताबों से पढ़ना है तो तीनों किताबों से अपनी कॉपी पर उतारना पड़ेगा और पेपर में उससे एक रिवीजन में ही कर जाएगा वो, उसको बहुत ज्यादा रिवीजन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? लेकिन उसने अपनी किताब, अपनी कॉपी नहीं बनाई, अपने नोट्स नहीं बनाए, तो उसे वो परफॉर्मेंस उसकी वो नहीं आएगी जो वो बनाकर आ सकती थी, अगर आपको वो परफॉर्मेंस ही चाहिए तो। समझ रहे हैं आप बात को? तीसरा है विजुअल लर्नर। उसको याद तब होगा जब वो सुन रहा है या जो लिख रहा है या जिसकी बात हो रही है उसकी फिल्म उसके दिमाग में चल रही हो। तो अगर उसकी दिमाग में फिल्म नहीं चल सकती जिस चीज की, उसको वो याद नहीं होता। वो ऐसे रट्टेबाज होते हैं विजुअल लर्नर कि उनको पेपर में लिखते हुए ये भी याद होता है कि ये वाला अक्षर कॉपी में उस कोने में लिखा था, ये वाला वहां लिखा था स्टेपलर के पास, ये वाला वहां लिखा हुआ, उनको सब पता होता है। उनको 10 चीजें बिल्कुल सीरीज में याद होती हैं, चौथी में अटक गए तो आगे सारी भूल गए। ये वो रट्टे वाले बच्चे होते हैं। इनको अपने लिखे हुए से कोई इंटरेस्ट नहीं, इनको आप क्या बोल रहे हो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तो बस ऐसे देखते रहते, थोड़ी देर देख के फोटो खींच गई, चल छुट्टी। ये अगर स्पेलिंग याद करने पे बात आए तो ये क्या करते हैं, एक एस से स्टार्ट है तो कोई सा अक्षर होगा, कोई से भी अक्षर को कुछ भी पढ़ जाएंगे ये। मतलब अंदाजा लगाते हैं ये एस से शुरू है, इतना लंबा है, सो सीरियस ही होएगा। चाहे सीरीज लिखा था, उन्होंने सीरियस पढ़ा हुआ पहले तो सीरियस पढ़ेंगे, और सीरीज आ गया, या सीरीज पढ़ा हुआ तो सीरीज को भी सीरीज पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ते होते कभी भी। वो तो देखते हैं कि स्टार्ट एस से है और इतना लंबा है तो यही होएगा। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट स्पेलिंग्स, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट प्रोनाउंसिएशन, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट राइटिंग। दे आर, उनको पता है, आप लिखवा लो पेपर में, आप बस मेरे को आधा घंटा दे देना, बस आधा घंटे में हो जाएगा। पेपर देते ही साफ सब कुछ। वो अगली सुबह तक याद करते मिलेंगे आपको। जो पहले वाले 2 लर्नर हैं वो अगली सुबह तक याद नहीं कर सकते, लेकिन विजुअल लर्नर एंड मोमेंट तक चलते रहेंगे कि उनकी मेमोरी इतनी होती है, फोटो जितने खींच रखे हैं बस वो फोटो याद है उनको, और पढ़ाई खत्म। दिक्कत क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा नंबर उसके आते हैं जिसने एज इट इज कॉपी किया हुआ है, और उन्हीं की मेमोरी शॉर्ट है। और यही कारण है कि नंबर तो वो ले लेते हैं, पास तो वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी भी प्रोफेशन में घुसे, एचटेट पास कर लिया, मास्टर बन गया, मास्टर बनते ही सबसे पहले किताबों को मुंडी मारते हैं, भाई किताबों से पीछा छूट गया। यानी कि पढ़ने वाला काम भी सबसे पहले वाला इंसान भी या नौकरी भी वो किताब बंद करते हैं सबसे पहले। इसीलिए हम इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हैं, इसीलिए हम इस तंत्र के खिलाफ है कि भाई ये तरीका जो सिलेक्शन का है ये गलत है। गलत इंसान को गलत जगह रखोगे तो गलत रिजल्ट आएंगे। जो बंदा उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है आप उससे वो करवा रहे हो। अब मैं टीचर बन जाऊं, सुबह से शाम तक पढ़वा लो जितना मर्जी, आ रहा आनंद, बच्चों में खेलो, मस्ती करो उनके साथ, उनको बच्चा समझ आ गया, बोलना अच्छा लग रहा है, सुनना भी अच्छा लग रहा है, करो बातचीत जितना मर्जी लगे रहो। क्या ओवर टाइम, क्या स्कूल, क्या छुट्टी, क्या होते नहीं थे ऐसे टीचर शाम को अपने घर बुला लेते थे, आ जाना बैठ के। उनकी आंटियां, उनकी वाइफ जो है वो खाना बनाया करती थी उनके लिए, बच्चों के लिए, कि चलो आओ बच्चों तुम्हारे लिए बनाते हैं सर्दियों में। होता नहीं था, बिकॉज उनको अपने काम से इतना प्यार होता था, वो जो कर रहे थे उससे इतना प्यार होता था। क्यों 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 ये इतना मतलब खराब हो गया काम कि हमें नौकरी से भागना पड़ा, कि छुट्टी होते ही भागो, ट्यूशंस करो, ये करो वो करो। बिकॉज हम अपने काम से प्यार नहीं करते, हम अपने को सिक्योर करने पे लगे पड़े हैं। Everyone is just securing himself, अपने को, अपने घर को, अपनी इनकम को, अपने बच्चों के फ्यूचर को वो पैसों से सिक्योर करना चाहते हैं, which is not possible with money. That is possible only with passion.
पैशन है तो आज नहीं आपको रोटी मिलेगी, हो सकता है आपको 10 दिन भूखे रहना पड़ जाए, लेकिन जब मिलेगी तो परमानेंट मिलेगी, बिकॉज वो उस वजह से मिलेगी क्योंकि आप उस चीज को पसंद कर रहे हो। फिर आपके पास लोग आने शुरू हो जाएंगे, फिर लोग अपने आप देंगे आपको। मैं जो ये काम कर रहा हूं काउंसलिंग वाला, मेरे से पहले नहीं किया किसी ने इंडिया में। मेरे को सबने कहा इससे रोटी कैसे कमाएगा, पता नहीं, कैसे चलेगा पता नहीं, पर मेरे को इसमें अच्छा लगता है यार। अरे अच्छा तो लगता है, वो तो ठीक है, पर कोई नौकरी नहीं, स्कोप नहीं, लेना नहीं देना नहीं, मैं देखी जाएगी। हो गया, आज 1.5 साल की वेटिंग है अपॉइंटमेंट की मेरी, 16 महीने, 17 महीने। आज फिक्स होती है तो जाके मई 2020 में होएगी, उसको मिलेगी। तो हो गया अपने आप। ये थोड़ी ना था, कोई प्रोफेशन था ही नहीं है जो मैं कर रहा हूं। इसलिए हमने बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना, ये तो पता लग गया आपको। अब क्या करना है, आपको स्कूल के अंदर सिर्फ अपने लर्नर की पहचान करनी है कि ये बच्चा कैसे सीखता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी 3 सेक्शन हैं, एक सेक्शन सारा ऑडिटरी लर्नर का रख लो, एक सेक्शन सारा काइनेस्थेटिक लर्नर का रख लो, या एक सेक्शन विजुअल का रख लो, या अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो एक सेक्शन में 3 लाइनें ऑडिटरी की हो जाएंगी, 2 लाइनें काइनेस्थेटिक की। पता है कि इन वालों को ऐसे समझ में आता है, इन वालों को ऐसे आता है, टीचर को मालूम है कि इनको ये बताना है, इनको ये बताना है। उनकी काउंसलिंग करो, बैठ के बताओ बेटा यू आर काइनेस्थेटिक लर्नर, तुम्हारे को चीजें ऐसे समझ में आती है, तुमने ये करना है। फिर उसके बाद अपना काम जब दो, क्लासरूम में अपनी पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई के बाद में जब होमवर्क दे रहे हो तो उनको सिर्फ इतना बताना है, ऑडिटरी लर्नर वालों ने ये करना है भाई, काइनेस्थेटिक लर्नर वालों ने ये करना है, विजुअल वालों ने ये करना है। विजुअल वालों को समझ में तस्वीरों से आता है, फिल्म से आता है, कार्टून से आता है, एनिमेशन से आता है। उनको नहीं समझ में आता आपके लेक्चर, उनको नहीं समझ में आती आपके और बाकी चीजें, आपका लिखने में दे आर लीस्ट बॉदर्ड, नहीं इंटरेस्टेड है वो आपके लिखने में। वो चाहते हैं उनको दिख जाए बस, आप जब बोल रहे हो उनको मूवी चलती रहे उनके दिमाग में। ठीक है, हो गया याद, उसी को याद कर। ठीक है जी, क्लियर हुआ लर्निंग मेथड? आई होप विजुअल लर्नर्स, स्मार्ट क्लास सबसे बेस्ट है विजुअल लर्नर के लिए। वीडियो क्लास सीडी ला के दे दो, यूट्यूब से लेक्चर दे दो, एंड वो ब्रह्मांड बताना है, यूनिवर्स का बताना है, पिक्चर्स दिखा दो, और एक बार यूट्यूब पे या उसकी वो वीडियो में एक बार घूमते हुए दिखा दो। विजुअल वाले को कभी समझ में नहीं आएगा जब तक वो धरती को सूरज के चारों तरफ घूमते हुए देख नहीं लेगा। ऑडिटरी वाले को शब्दों से मतलब है, उसको घूमते हुए देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए जब आप किसी को दिखाने ले जा रहे हो तो धक्का मत करो दिखाने का, अगले की चीज जो उसको पसंद आ रहा है अपने आप देखेगा। उसकी आंखों को जब भाएगा तो वो खुद ही देखना शुरू करेगा, खुद ही समझ ले। था लर्निंग मेथड, क्लियर हुआ? लर्निंग मेथड से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हो आप।